नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम खबरों से खबरदार में। देखिए, जून के महीने में लोकसभा चुनाव बीतने के बाद बिहार में उपचुनाव को लेकर डुगडुगी तो पहले ही बज चुकी थी। रुपौली में विधानसभा का उपचुनाव हुआ और फैसला निर्दलीय के पक्ष में गया था। उसके बाद बिहार में 4 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव की तैयारी तमाम राजनीतिक पार्टियों के तरफ से की जा रही थी। लेकिन इसी बीच आज निर्वाचन आयोग ने बिहार में 2 राज्यसभा की सीटों को लेकर उपचुनाव की घोषणा कर दी, यानी तारीखों का ऐलान कर दिया है। 14 अगस्त से 21 अगस्त तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी और उसके बाद 3 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। आपको बता दें कि बिहार में जो 2 राज्यसभा की सीटें खाली हुई, उसमें एक मीसा भारती के लोकसभा सदस्य बन जाने की वजह से और दूसरा बीजेपी के राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर के नवादा से लोकसभा सदस्य बन जाने की वजह से हुए हैं। ऐसे में अब कई नामों को लेकर चर्चा भी चलने लगी है। राजद को झटका लगते दिखाई दे रहा है और क्या कुछ इस पर खबर है, हम विस्तार से इसको समझेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि रंजन जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी जी हैं। सबसे पहले तो यही देखेंगे कि किस तरीके से जो निर्वाचन आयोग ने घोषणा की है उपचुनाव को लेकर और जो समीकरण बैठ रहे हैं वोटों की गिनती को, वो आप कैसे देख रहे हैं? इसमें वोटों की गिनती का कोई बहुत उलझन भरा मामला नहीं है। वो तो विधायक उसके वोटर होते हैं, तो इसलिए वो बिल्कुल साफ है, गिना हुआ है कि किसको कितने, किसके पार्टी के पास कितने वोट हैं और उसी आधार पर हार और जीत होगी। और दोनों सीटों के लिए अलग अलग अधिसूचना जारी होगी, क्योंकि वो अलग अलग चुनाव होंगे। अच्छा। और दोनों के लिए अलग अलग वोटिंग होगी। तो एक सीट के लिए तो चर्चा जो है वो लगभग फाइनल है कि उपेंद्र कुशवाहा जाएंगे भाजपा कोटे से। जो विवेक ठाकुर की सीट थी, एक सीट भाजपा की है, एक सीट जो मीसा भारती की वो जदयू के पास जाएगी। अच्छा। तो अब उसमें ये है कि वो विवेक ठाकुर का तो शायद 1 या 1.5 साल कार्यकाल बचा हुआ है, 2 साल का, 2026 के अप्रैल महीने तक। हाँ, तो 2 साल के करीब हुआ। और उसका मीसा भारती का ज्यादा बचा हुआ है, 4 साल। तो हमको लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा उस सीट पर जाएंगे 4 साल वाले पर, और जदयू किसी को भेजेगी विवेक ठाकुर वाली सीट। हाल के समय में जितने भी उपचुनाव हुए हैं, राजद को केवल झटका ही लगा है। रामबली सिंह की जो सदस्यता गई एमएलसी की, वहां पर भगवान सिंह कुशवाहा चले गए। रुपौली में सिटिंग विधायक बीमा भारती उपचुनाव में उतरी, जो वहां पर विधायक पहले थी, उन्हीं के इस्तीफे की वजह से सीट खाली हुई, वहां पर निर्दलीय जीत गए। और अब राज्यसभा की 2 सीटें और दोनों ही सीटों पर जो समीकरण बन रहे हैं, जैसा कि आप कह रहे हैं कि मीसा भारती की जो सीट है वो भी एनडीए के खाते में चली जाएगी। बिल्कुल जाएगी, ये तय है। जो आंकड़े हैं विधानसभा के, जो दलों की स्थिति है, उस हिसाब से रिजल्ट तय है कि एनडीए को दोनों सीट जाएगी। तो ये तो लूज करना ही है ये। और लोकसभा में जाएं या राज्यसभा में जाएं, ये अभी उनको लोकसभा लड़ाने का था नहीं। 4 साल उनका कार्यकाल बचा हुआ था मीसा भारती का, तो वो राज्यसभा में रहती, फिर अगला चुनाव उस समय जब होता तब वो लोकसभा की ओर शिफ्ट करती, तो ज़्यादा अच्छा रहता। ये सीट उनकी लोकसभा राज्यसभा में 1 सीट ज़्यादा रहती, अब 1 सीट कम हो जाएगी। तो ये किस आधार पर उन लोगों ने तय किया होगा, क्या प्रायोरिटी होगी, ये तो राजनीति के लोग ही ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकेंगे। मगर ये है कि जो राजनीति करते हैं सक्रिय रूप से, वो ज़्यादा पसंद करते हैं कि चुनाव लड़ के जाएं, सीधे जनता का से चुन के जाएं। तो वो ज़्यादा उनको अच्छा लगता है, सूट करता है। हालांकि अधिकार में और बाकी चीज़ों में कोई कमी नहीं है, चाहे आप लोकसभा के सदस्य हों या राज्यसभा के, दोनों के सदस्यों का एक ही मान सम्मान और एक ही अधिकार है दोनों के। मगर लोग ज्यादा पसंद करते हैं सक्रिय जो राजनेता होते हैं वो लोग। रवि रंजन जी को भी जोड़ेंगे इसमें। ये 2 राज्यसभा की सीटों के उपचुनाव को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, राज्यसभा की 2 सीटें जो खाली हुई हैं, इसमें तय है कि वो एनडीए को जाएंगी, उसमें दूसरे किसी दल को कुछ मतलब निर्विरोध है। हाँ, वो निर्विरोध सामने की लड़ाई है, हो ही नहीं। मैं दूसरे तरफ से कैंडिडेट भी नहीं देगा, फिर कैसे देगा? उसके पास वोट की संख्या उतनी है नहीं, तो वो नहीं करेगा।
तो एक तरह से मान के चलिए कि निर्विरोध और इसमें मतदान भी नहीं होगा और आपसी उससे तालमेल से वो हो जाएगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है दोनों सीटों पर अपने प्रत्याशी को, अपने लोगों को भेजे। एक तो उन्होंने कह दिया कि वो पहले ही कि उपेंद्र कुशवाहा को एक सीट पर भेजेंगे। दूसरी सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी का दावा है, लेकिन नीतीश कुमार भी एक सीट पर दावा कर रहे हैं। अब नीतीश कुमार मनीष वर्मा को भेज सकते हैं या किसको भेजेंगे, वो ये एक चर्चा का विषय हो सकता है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को जब इलेक्शन के समय ये कहा गया था कि उनको एक एमएलसी की सीट मिलेगी और एक टिकट मिलेगा, तो एमएलसी सीट पर तो चले गए भगवान सिंह कुशवाहा चले गए, तो उनको तो एमएलसी सीट नहीं मिला। तो भाजपा का तो दावा बनता है भाई एमएलसी भी आप ले लिए और हम अपने कोटे से इनको भेज रहे हैं, तो हमारा आदमी कहाँ जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी का दावा बनता है। एक जो भीतर भीतर जो चर्चा बहुत जबरदस्त छिड़ी हुई थी कि आरा से जो सांसद हार गए आर.के. सिंह, तो आर.के. सिंह को राज्यसभा भेजा और आर.के. सिंह के लिए वो सीट भारतीय जनता पार्टी चाहती है। एक उसी में एक और बहुत ही गंभीर मसला है कि क्या आर.के. सिंह को बिहार की राजनीति में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है और क्या उनको बिहार के राजनीति में बीजेपी इन्वॉल्व करने वाली है। अगर वो ऐसा हुआ तो कहीं उनको कोई एमएलसी, तो एक तो सुनील सिंह वाली सीट खाली हुई है, तो कहीं उनको एमएलसी न बनाया जाए। तो भारतीय जनता पार्टी इस पर अगर बातचीत करे, लेकिन नीतीश कुमार इस जिद पर है कि उनका एक प्रत्याशी उनका जाना चाहिए, तो वो मनीष वर्मा हो सकते हैं या और कौन हो सकता है देखना होगा। लेकिन इस राज्यसभा के उसमें जदयू और भारतीय जनता पार्टी के बीच थोड़ा सा जरूर ये होगा कि माने भाजपा तो चाहती है कि दोनों सीटों को, और कायदे से आपको क्या लगता है भाजपा को मिलना चाहिए या एक सीट जेडीयू को मिलना चाहिए? नहीं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को मिलना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के विधायक ज्यादा है। तो दूसरा कि हाँ, विवेक ठाकुर उन्हीं के हैं जिनकी सदस्यता खत्म हो रही है। और उपेंद्र कुशवाहा को जो वादा किया गया था वो एनडीए में अगर हैं तो दोनों दलों को मिलकर और सोचना चाहिए। वादा तो पशुपति पारस भी कहते थे कि हमसे भी बहुत किया गया था। पशुपति पारस जितने महत्वपूर्ण हैं एनडीए के लिए, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण उपेंद्र कुशवाहा है। और इसलिए उपेंद्र कुशवाहा का जाना एनडीए के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि कुशवाहा समाज को इस बार तो माने सम्राट चौधरी को भी हटा दिया गया, तो कुशवाहा समाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक बड़ा नेता, एक बड़ा नाम उनको चाहिए, और इसलिए उपेंद्र कुशवाहा को वो भेज रहे हैं। लेकिन विवेक ठाकुर वाली सीट पर भारतीय जनता पार्टी चाहेगी। राज्यसभा में ऐसे भी बीजेपी की संख्या थोड़ी कम है और उनको मुश्किल आने वाली है, तो वो चाहेंगे कि ये सीट भी उनको मिले। अच्छा, विधानसभा का चुनाव है अगले साल, तो जाहिर तौर पर जो स्ट्रेटेजी बनेगी उसी हिसाब से बनेगी। कुशवाहा वोट की लामबंदी को लेकर तो तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने अपना जो कार्ड खेलना हो खेला है, लेकिन जो चर्चा छिड़ी है कि उपेंद्र कुशवाहा को 4 साल या 2 साल, कहीं ऐसा तो नहीं कि 2 साल वाले पर भेजकर चुनाव तक उन्हें रखा जाए फिर उसके बाद कचरे के ढेर में फेंक दिया जाए? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब आपको अपने मुकेश सहनी के साथ ऐसा हुआ। नहीं, मुकेश सहनी के साथ ऐसा कहाँ हुआ? वो तो वादा किया गया था कि आपको 6 साल के टर्म में एमएलसी बनाया जाएगा, 1.5 साल वाले भी बनाया गया। हाँ, 1.5 साल के लिए बनाया गया, मगर वो भी नहीं संभाल के रख पाए। तो संभाल के रखना, कोई भी जो गठबंधन है वो अपने वैसे साथियों को अपने साथ जोड़े रखना चाहता है जो उसके प्रति वफादार हो, मगर मुकेश सहनी के वफादारी में कमी आ गई थी। जिसने उसको आगे बढ़ाया, अपनी सीट दी, मंत्री बनाया, सब कुछ दिया, वो उसी की जड़ काटने में लग गए थे। किसके कहने पर? तो ये भी सवाल है। ये तो मुकेश सहनी बताएंगे कि किसके कहने पर वो चल रहे थे, जिसके हवाई जहाज में उड़ रहे थे साथ साथ उसके कहने पर चल रहे थे, या जिसके कहने पर बंगला आपका मंत्री पद जाने के 2 साल के बाद तक बंगले में सुख लेते रहे उसके कहने पर। तो ये वो एनडीए की अंदरूनी राजनीति का शिकार हो गए और अपनी बुद्धि उन्होंने नहीं अप्लाई की, इसलिए वो आज किनारे हो गए हैं। नहीं तो वो भी आज मुख्य धारा में होते और ज़्यादा संभावना इस बात की थी कि एनडीए में रहते तो आज सांसद बन के मंत्री बने रहते दिल्ली में। अच्छा जी, मगर अब उनकी किस्मत में ये नहीं लिखा हुआ था, तो इसलिए वो ये हो गए। और देखिए, जीतन राम मांझी उधर से फिर एनडीए के साथ आए, हम महागठबंधन के छोड़ करके एनडीए के साथ आए, जीत के गए, मंत्री बन गए। तो राजनीति में किस्मत भी बहुत काउंट करता है, कब किसका सितारा एकदम
जूं से रॉकेट की तरह ऊपर चला जाए, कब किसका एकदम धरती के अंदर समा उनके जाए। साथ थोड़ा पेशेंस की कमी है। पेशेंस की कमी है और मतलब लंबी राजनीति करने की उनकी क्षमता पर भी संदेह है, क्योंकि वो दूर का नहीं सोच पाते हैं। बिल्कुल। वो सिर्फ क्षणिक फायदा सोचते हैं। मंत्री भी बने तो कोई अपनी छाप नहीं छोड़ पाए, कम ही समय के लिए वो रहे मंत्री, मगर एक जो होता है कि अपनी पहचान बनाना, वो पहचान वो नहीं बना पाए। हाल के दिनों में मुकेश सहनी के साथ बीजेपी और जदयू नेताओं की करीबियां भी देखी गई, क्या उनको भी पाले में लाने की करीबियां? वो तो चूंकि उनके यहाँ दुखद घटना हो गई, पिताजी की हत्या हो गई थी, तो इसलिए ये एक सामाजिक औपचारिकता है, उस नाते लोग जाते हैं। अब नया कमान किसी को मिला है, कुछ नई राजनीति, नई रणनीति बन रही हो। नहीं, देखिए, एक बार जिससे वो होता है ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, तो मुकेश सहनी के साथ वही केस है, क्योंकि वो उनको कई बार मौका दिया इंडिया ने। ऐसा नहीं है कि उनको मौका नहीं मिला, मौका उनको कई बार मिला, मगर वो मौके को संभाल के रख नहीं सके, इसलिए हो गए। मगर राजनीति में हमेशा संभावनाएं बनी रहती हैं, तो इसलिए वो फिर इधर आ जाएं तो कोई आश्चर्य भी नहीं। कुशवाहा आप पे चर्चा जो कर रहे थे, 4 साल या 2 साल? नहीं, कुशवाहा तो 4 साल वाली सीट पर ही जाएंगे। अच्छा, मीसा भारती, क्योंकि अगर 2 साल देंगे तो वो खुद तैयार नहीं होंगे। नहीं तैयार होंगे तो फिर करेंगे क्या? नहीं करेंगे तो महागठबंधन में जाएंगे, रास्ता खुला हुआ है महागठबंधन में। बिल्कुल, महागठबंधन। अरे उनका वोट तो, उनकी जाति के वोटर तो चले ही गए हैं उधर ना, तो वो भी चले जाएंगे, तो वहाँ उनका कद बढ़ जाएगा। अच्छा। हाँ, और जिस वोटर से वो बिछड़ गए हैं वो वहाँ मिल जाएंगे। तो इसलिए वो चूक नहीं करेगा एनडीए, और एनडीए ने उनको इतने दिन से जब जोड़े रखा है तो 4 साल की सीट पर जाएंगे। और दूसरा, जदयू के अंदर एक और नाम चर्चा में है, वो है केसी त्यागी का। केसी त्यागी जी, दिल्ली में जो नेता हैं, केसी त्यागी बहुत काबिल नेता हैं और वो गंभीर राजनेता हैं। बीच में थोड़ा जदयू में साइड हो गए थे इसलिए कि जदयू की राजनीति में फिट नहीं बैठते थे। अगड़ी जाति के आते हैं तो ऐसे ही वो राजनीति में हाशिए पर चले जाएंगे। अभी तो पिछड़ी राजनीति का दौर है, तो उसमें अगड़ी जाति के लोग किनारे हो ही जाते हैं। मगर ये है कि वो बहुत नपा तुला बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, और उनको जानकारी है, समाजवादी आंदोलन से जुड़े रहे हैं, तो इसलिए वो उन मूल्यों में भरोसा करते हैं। नीतीश कुमार की चाहत है कि केसी त्यागी को फिट किया जाए। नीतीश कुमार चाहते तो अब तक फिट हो गए रहते। एक बार मौका उनको दिया गया था, मगर फिर रिपीट नहीं किया गया। अब जैसे आप देख लीजिए कि अभी बिहार से ले जाकर संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, दिल्ली में बैठने के लिए उनको आदेश हुआ है कि दिल्ली में वो रहेंगे। तो केसी त्यागी तो वहीं थे ऑलरेडी, तो उनको भी ये जिम्मेवारी दी जा सकती थी। और केसी त्यागी के सभी दलों के नेताओं के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं, वो किसी के साथ बहुत संबंध बिगाड़ते नहीं हैं, तू मैं नहीं करते हैं। टीवी डिबेट वगैरह में भी आते हैं तो आप देखते हो कि जब वो बोलते हैं तो सब लोग खामोशी से सुनते हैं, उनकी बात को गंभीरता से सुनते हैं। मगर ये है कि अब वो यस मैन नहीं बन सकते, किसी के हाँ में हाँ, गलत बात में भी हाँ में हाँ मिलाने की प्रवृत्ति उनकी नहीं है। तो ये आजकल की राजनीति में एक अयोग्यता है। अगर आप बॉस की हाँ में हाँ नहीं मिलाए तो आप किसी लायक नहीं है। तो वही उनके साथ हो रहा है। पारस को लेकर आप क्या सोचते हैं? पशुपति पारस का तो हमको नहीं लगता है कि अब उनका कोई भविष्य है। भविष्य ही नहीं है, बिल्कुल। अब हमको नहीं लगता है, क्योंकि अभी राज्यपालों की नियुक्ति हुई 10 राज्यों में, तो उसमें भी उनको जगह कहीं नहीं मिली। वो बयान आया, फिर वो भी आया गया हो गया उनका, उस पर भी कोई बहुत रिएक्शन नहीं देखा गया। कोई सांत्वना, कोई मिलने गया हो, नेता समझाने बुझाने गया हो, ऐसा भी नहीं देखा गया। कहा तो ये भी जा रहा है कि किसी के कहने पर वो बयान उन्होंने दिया, खुद से नहीं दिया, उनसे दिलवाया गया बयान। तो ये अब वो खुद हल्का होते जा रहे हैं, पशुपति पारस खुद हल्का होते जा रहे हैं। और वो जब एनडीए के अंदर फिर आएंगे तो फिर चिराग पासवान नाराज हो जाएंगे, तो अब उसमें तो अंततः चुनना ही पड़ेगा, दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। चिराग तो बिल्कुल इसके लिए और चिराग को छोड़ेगी नहीं एनडीए। तो चिराग अभी उगते सूरज हैं और ये अस्त होते सूरज हैं, बिल्कुल। तो इसलिए संभावनाएं उनकी बहुत नगण्य हैं। वैसे राजनीति में तो किसी को भी कहीं से कहीं उठा के बैठा दिया जाता है। बहुत लोग ये कहते हैं कि नीतीश कुमार की ये चाहत है कि पारस पूरी तरह से खत्म भी ना हो, ताकि कभी जरूरत पड़े चिराग पासवान
के सामने किसी को खड़े करने की तो पशुपति पारस का इस्तेमाल किया जाए। इस्तेमाल करने वो चिराग पासवान के सामने कहाँ खड़े हो पाएंगे? नहीं खड़े हैं। अगर वो ऐसा सोच रहे हैं, जदयू ऐसा सोच रहे हैं कि उनको इस्तेमाल किया जाएगा, तो वो खामख्याली है उनकी। उनमें वो ताकत नहीं है, वो क्षमता नहीं है कि वो चिराग पासवान का मुकाबला कर सके। मुकाबला करना होता तो वो लोकसभा चुनाव में सीट इस तरह से छोड़ते नहीं, वो तो अंत समय तक डटे रहे। एक सीट पे नहीं लड़ा, लड़ते हार जाते वो अलग बात है, मगर लड़ते वहाँ ताकत दिखाते, तो वो उनमें क्षमता अब नहीं है, तो वो बहुत प्रभावी नहीं रहेंगे हमको लगता है। तो उपचुनाव राज्यसभा की 2 सीटों पर और दोनों ही सीटों पर एनडीए का कब्जा तय माना जा रहा है। अब जिस तरीके से बिहार की राजनीति है, अगले साल विधानसभा के चुनाव हैं, तो सब कुछ ठीक रहा, क्रॉस वोटिंग ज्यादा संख्या में इधर से उधर नहीं हुई, तो फिर मुकाबला एनडीए के पक्ष में सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। अब बात बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर भी कर लेते हैं। इन दिनों संसद में इसको लेकर काफी ज्यादा हल्ला पप्पू यादव ने मचाया हुआ है कि किस प्रकार से यहाँ पर जो है बेलगाम जो डॉक्टर हैं वो अपनी फीस वसूलते हैं, जांचों को लेकर किस प्रकार से राशियां तय होती हैं। और बीते दिन जो कैबिनेट की बैठक नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई थी, उसमें पीएमसीएच के लिए 4315 रिक्तियों पर मुहर लगाया गया, यानी उस पर बहाली हुई। तो बिहार में पीएमसीएच विश्व स्तरीय अस्पताल कई सालों से बन रहा है, कब तक तैयार होगा ये तो अब धीरे धीरे पता चलेगा, लेकिन विश्व स्तरीय पीएमसीएच के लिए बहाली तो निकाल दी गई, स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार होगा। भाई बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल भी पीएमसीएच है, अभी भी है। और पिछले कोरोना काल में देखा गया कि किस तरह से चरमरा गई व्यवस्था और ध्वस्त हो गया पीएमसीएच में। पीएमसीएच में हार्ट का एक अलग अस्पताल खोला गया, पीएमसीएच में डेंगू के लिए खोला गया, ये तमाम चीज़ें हुई हैं। तो पीएमसीएच जो पहले से ही था बिहार में ओवरलोडेड, वहाँ पर मैंने उस पर ज़रूरत से ज़्यादा दबाव है। और मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच को एम्स बनाने की मांग वर्षों से लंबित हो रही है। दरभंगा का एम्स भी अभी वो उस पर राजनीति ही हो रही है। पटना का एम्स भी ठीक से खड़ा नहीं हो पाया है। अब पीएमसीएच को विश्व स्तरीय बनाएंगे, ये अच्छी कोशिश है, सरकार को बनानी चाहिए। लेकिन कोरोना काल में सवाल मेरा ये है कि 3800 से ज़्यादा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और उप स्वास्थ्य केंद्र हैं, जिनको ये कहा गया था कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तरह इनको विकसित किया जाएगा। आज उन स्वास्थ्य केंद्रों का हालत क्या है? 38 जिलों में जो सदर अस्पताल हैं उनको लेकर ये 3800 अस्पतालों को सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनाने की बात कही गई थी। और ऑक्सीजन के जो प्लांट लगाने की बात कही गई थी कि सभी जिलों में ऑक्सीजन प्लांट लगेंगे, वो उनका क्या हुआ? क्या उप स्वास्थ्य केंद्र जो है, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, वहाँ पर एक डॉक्टर भी बैठता है? हफ्ते में 1 या 2 दिन कोई जाता है, चाहे नहीं भी जाता है। दवाइयाँ उनको वहाँ के लोगों को नहीं मिलती हैं और लोग भागे भागे पीएमसीएच और पटना के अन्य कुकुरमुत्तों की तरह जो अस्पताल हाईवे के दोनों तरफ खुल गए हैं, उन अस्पतालों में लोग जाके घुसते हैं और पेराते हैं और उनसे पैसा दूहता है और उसके बाद उनकी हत्या कर देते हैं अस्पताल में। पीएमसीएच को निश्चित रूप से सरकार बनाए, ये पिछले 4 सालों से ये बात चल रही है कि उसको विश्व स्तरीय बनाएंगे, कुछ भवन बन के तैयार हैं। लेकिन अभी जो पीएमसीएच है उसमें आपने देखा कि पिछली बार जो यहाँ दुर्घटना हो गई, एक ही बार बड़ी संख्या में लोग अस्पताल पहुंचने लगे, तो उसी समय व्यवस्था चरमरा गई। ये भी आरोप लगा कि कई लाशों को भीतर नाला में डाल के गंगा में बहा दिया गया वहाँ पर। और आप चले जाइए वहाँ जांच कराने के लिए, मैं तो खुद ही गया था, और आप जांच कराने आप जाएंगे कि आप डेंगू का जांच करा लें, चाहे कोई जांच करा लें, आपको 4 घंटा लाइन में खड़ा करेगा और फिर आपको पता चलेगा कि आपका जांच नहीं होगा। वहाँ भीड़ इतनी ज़्यादा है, इतने लोग हैं, और वहाँ पर पैरवी कोशिश करके फिर दलालों का कब्जा, पीएमसीएच के बाहर यहाँ से वहाँ तक दलाल फैले हुए हैं जो वो एम्बुलेंस लेकर मरीजों को बजाते हैं और उनको बैठा के ले जाते हैं। तो पीएमसीएच को निश्चित रूप से विश्व स्तरीय बनना चाहिए, सरकार कोशिश कर रही है, उसका स्वागत भी करना चाहिए। लेकिन जो अभी पीएमसीएच है उसको पहले दुरुस्त कर लिया जाए। तो सवाल वही होता है कि कागज पे तो बन ही जाते हैं, इम्प्लीमेंट कितना होता है, यही असल सवाल यही है। और देखिए, नेताओं को कुछ शब्द बड़े प्रिय होते हैं,
तो वो हर जगह उस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जैसे वर्ल्ड क्लास का हम बनाएंगे, वर्ल्ड क्लास का। पटना जंक्शन आपके सामने है, ये भी वर्ल्ड और ये जब लालू प्रसाद जी रेल मंत्री थे तब से ये कहा जा रहा है कि वर्ल्ड क्लास का स्टेशन बनेगा, पटना जंक्शन को वर्ल्ड क्लास का बनाया जाएगा। और आज भी देख लीजिए, घुसिएगा तब पेशाब की बदबू से नाक फट जाएगा उसके प्रवेश द्वार पर। दोनों तरफ दीवार के किनारे इतना पेशाब किए रहते हैं लोग कि बदबू से स्टेशन में आना मुश्किल हो जाता है। क्या उसके लिए तो सवारी युग को भी दोष दिया जाना चाहिए? दोष दिया जाए, आप सुविधा दीजिएगा तब ना। अब बाथरूम नहीं है, पेशाब खाना आपने नहीं बना रखा है पर्याप्त, तो वहाँ तो लोग कहाँ जाएंगे? ये तो बिल्कुल जरूरत है। कहीं भी आदमी डिस्चार्ज कर देगा अगर नहीं आप कीजिएगा उसकी व्यवस्था। तो पूरे पटना शहर में घूम आइए, स्मार्ट सिटी के नाम पर एकदम दोहन किया जा रहा है पटना के और दूसरे जगह के नागरिकों का, शहरों का, मगर सुविधा क्या मिल रही है? अभी एजी की जो रिपोर्ट आई उसमें पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया गया कि कैसे स्मार्ट सिटी के नाम पर जो पैसे आए उसकी बंदरबांट हुई और उसका दुरुपयोग किया गया, वो पैसे को अनुपयोगी कार्य में खर्च कर दिया गया। तो वो तो सब सामने आ गया है और उस पर लिपापोती करने की कोशिश हो रही है। उसी तरह पीएमसीएच की कहानी है। पीएमसीएच की कहानी बहुत दर्दनाक है और बिहार का क्यों नहीं डेवलपमेंट होता है वो पीएमसीएच की स्थिति देख करके समझी जा सकती है। पीएमसीएच एक समय में एशिया के फेमस डॉक्टर सब यहाँ बैठा करते थे, उनका नाम था। दूर दूर दूसरे देशों से लोग आते थे उनसे इलाज कराने के लिए, पटना आते थे पीएमसीएच में। और उसका कॉटेज था उधर गंगा के किनारे, प्राइवेट वार्ड जो है उसमें लोग रहते थे, महीनों महीनों रहते थे मरीज और इलाज होता था। अब तो वो सब छिन्न भिन्न हो गया है। हालांकि अब नया बिल्डिंग वहाँ बन रहा है, ये अच्छी बात है कि बन रहा है, मगर शंका उसमें ये है कि पीएमसीएच के अलावा भी बहुत जगह नए अस्पताल बने। भवन तो खूब शानदार बन जाता है मगर इक्विपमेंट भी खरीद लिया जाता है, अत्याधुनिक इक्विपमेंट सब करोड़ों करोड़ खर्च करके आ जाता है, मगर उसको न चलाने वाले रहते हैं, न डॉक्टर वहाँ रहते हैं, और अंत में वो कबाड़ खाना बन के रह जाता है। तो हमारा डर यही है कि कहीं पीएमसीएच भी वही हाल में न पहुंच जाए। आप भवन बना दिए, मशीन भी खरीद के लाए, एक से एक आधुनिक मशीन, मगर टेक्नीशियन नहीं रहेगा, डॉक्टर नहीं रहेंगे, और डॉक्टर तो तय है कि नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो प्राइवेट प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा। सरकार जो तनख्वाह देती है, जो वेतन मिलता है, उससे उनका पेट नहीं चलता है। तो वो निजी क्लिनिकों में, निजी हॉस्पिटलों में सेवा देते हैं। वो तो तय है, कोई रोक नहीं सकता है उनको। रोकेंगे तो हड़ताल हो जाएगा, हड़ताल हो जाएगा, मरीज मरने लगेंगे, उसके बाद फिर सरकार झुक जाएगी, कुछ समझौता करेगी, डॉक्टर फिर से काम पर जाएंगे और फिर प्राइवेट प्रैक्टिस और सरकारी अस्पताल दोनों मिल के चलेगा। तो जो ओपीडी है, ओपीडी का टाइम 8 बजे 8:30 बजे होता है, मगर 11 बजे 10 बजे डॉक्टर आते हैं उसमें, और फिर थोड़ी देर के बाद चले जाते हैं। जो जूनियर डॉक्टर हैं वहीं देखते हैं, वार्ड में वो घूम के और फिर वापस चले गए, 12 बजे तक वो क्लिनिक में पहुंच गए अपने। तो ये जब तक आप प्राइवेट प्रैक्टिस बंद नहीं कीजिएगा सख्ती से, तब तक सरकारी हॉस्पिटलों की यही दुर्दशा रहेगी। और ये स्थिति है, भगवान करे कि पीएमसीएच बहुत अच्छा से चले, रन करे, और हमारे मुख्यमंत्री जी को आंख दिखाने के लिए दिल्ली एम्स न जाना पड़े। तो यहाँ उन्होंने बड़े शौक से एक राजेंद्र नगर में आंख का अस्पताल खोला, वो भी सुपर स्पेशलिटी नाम था। ये शब्द भी नेताओं के जीवन पर बहुत चढ़ा हुआ रहता है। तो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वो खोला गया, बहुत उसमें यंत्र आए, कुछ डॉक्टरों का पदस्थापन हुआ, मगर आज जाकर देख लीजिए किस हालत में है। न डॉक्टर है, ना ऑपरेटर है, ना मशीन है, सब वैसे ही पड़ा हुआ है, और वहाँ स्टाफ कई लोग अपना घर बना लिए हैं उसमें। तो ऐसे एक नहीं सैकड़ों हॉस्पिटल आपको मिल जाएंगे बिहार में, जो खूब शानदार बाहर से देखने में है, मगर भीतर कोई व्यवस्था नहीं है। सीपी ठाकुर जब केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री थे वाजपेयी जी की सरकार में, तो उन्होंने एक ट्रोमा सेंटर बनवाया विक्रम में, कि वो जो एक्सीडेंट वाले मरीज आते हैं उनका तुरंत इलाज होगा, जान बचेगी। और वो ट्रोमा सेंटर आज तक चालू नहीं हो सका, चालू ही नहीं हो सका। वाजपेयी जी चले गए, फिर दूसरी सरकार आई, फिर तीसरी सरकार आ गई, फिर चौथी सरकार आई, फिर
तीसरी बार जाके मोदी जी बने, मगर फिर भी वो चालू नहीं हो सका। और सीपी ठाकुर उसके मतलब बहुत भवन बनकर सब कुछ तैयार सब तैयार लेकिन है। आज तक चालू अब नहीं वो हुआ। बथान बना हुआ है, कई बार अखबारों में ये खबर आई। तो बिहार के अस्पताल जो हैं वो एक तरह से समझिए कि शमशान घाट बने हुए हैं। तो जब प्राइवेट अस्पताल में मरीज मरनासन हो जाता है तो उसको सरकारी अस्पतालों में भेज दिया जाता है कि हमारे यहाँ तोड़ फोड़ ना हो। वो पूरा पैसा उनके जेब से जब देखा कि अभी देने के लायक नहीं है तो उसको ट्रांसफर कर दिया कि पीएमसी ले जाइए, वहाँ इलाज अच्छा से होगा। वो यहाँ आके दम तोड़ देगा और उसका दोष फूटेगा सरकारी अस्पताल के भरोसे। तो ये सबसे जरूरी जो है, जो प्राथमिक काम है वो है कि सरकारी सेवा में जो डॉक्टर हैं उनकी प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगाना। आईजीआईएमएस के डॉक्टरों पर रोक है प्राइवेट प्रैक्टिस पर, मगर आप देख लीजिए आईजीआईएमएस के अगल बगल के मकानों में सब डॉक्टर जाके बैठे रहते हैं प्राइवेट प्रैक्टिस कर, बिना बोर्ड लगाए। रोक तो प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, नहीं पीएम बिहार सरकार के डॉक्टरों पर नहीं है। अच्छा हाँ, तो वो करते हैं। एम्स, पटना एम्स के भी डॉक्टरों पर रोक है, वो तो सभी एम्स के डॉक्टरों पर रोक है। तो एक डॉक्टर वहाँ ज्वाइन किए, मगर उनको दिक्कत होने लगी कि भाई प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, पैसा नहीं आ रहा है, वो छोड़ दिए नौकरी, छोड़ के हाँ एम्स की नौकरी छोड़ के फिर पीएमसीएच ज्वाइन कर लिए और राजा बाजार में अब मजे से धूम से चला रहे हैं अपना क्लिनिक और खूब कमा रहे हैं। तो डॉक्टरों में जहाँ पैसा सर्वोपरि हो जाए, ठीक है पैसा जरूरी है, सबके लिए जरूरी है, मगर एक सीमा तक और लोक लाज के साथ और सम्मान के साथ पैसा कमाना चाहिए। मगर डॉक्टरों ने वो सब कुछ छोड़ दिया है, तिलांजलि दे दी है। तो पीएमसीएच के विफल होने का खतरा हमको नजर आ रहा है कि सरकार की मंशा सही है, सरकार चाहती है कि लोगों को इलाज मिले, कहीं बाहर न जाना पड़े, गरीब आदमी भी आके सरकारी अस्पताल में न्यूनतम खर्च पर इलाज करा ले। आयुष्मान कार्ड उसके लिए दिया गया है कि गरीब से गरीब आदमी भी निःशुल्क इलाज करा ले, इलाज की वजह से किसी की जान न जाए। मगर डॉक्टरों ने उसको बंटाधार कर दिया, सब कुछ सरकार के प्रयासों को पलीता लगा देते हैं और सरकार की इतनी हिम्मत नहीं कि वो उनको रोक सके। तो ये स्थिति है बिहार में। इसलिए वो आप भवन बना लीजिए, कुछ कर लीजिए, मगर जब तक कड़ाई नहीं होगी, वही जो ये चर्चा कर रहे थे कि राजकुमार सिंह को कुछ देने की तैयारी हो रही है, तो राजकुमार सिंह को बना दीजिए आप अस्पतालों का प्रभारी, देखिए कैसे सुधार देंगे। राजकुमार सिंह तो डिलीवर करने वाले राजनेता हैं। जब वो सरकारी अधिकारी भी थे तो बिहार में लालू प्रसाद के राज में पथों की स्थिति, सड़कों की स्थिति बहुत खराब थी। फिर नीतीश जी आए, उस समय वो बने तो उन्होंने सुधार दिया, एकदम डांट टपट कड़ाई करके इतना सख्ती किया कि इंजीनियर जो है सो भूखे भूखे रह के काम कराते रहते थे और सब अपने जहाँ पोस्टिंग थी वहाँ तैनात रहते थे। तो ये वो डिलीवर करते हैं और इसलिए जनता भी नाराज हो जाती है उनसे कि पैरवी, नाजायज पैरवी नहीं सुनते हैं। नाजायज क्या, जायज पैरवी भी वो नहीं करते। हाँ, आरकेसी। तो इसलिए वो है। मगर अगर चाहते हैं कि जैसे कांग्रेस के शासन में होता था, बिजली बोर्ड की उस समय हालत बहुत खराब थी, तो बाहर से एक बार मध्य प्रदेश से किसी ब्रिगेडियर को लाया गया, कोचर ब्रिगेडियर साहब थे एक सेना के रिटायर्ड, उनको ला के बनाया गया। डीजीपी, लॉ एंड ऑर्डर खराब था तो मध्य प्रदेश के एक सफी साहब थे, उनको ला के यहाँ डीजीपी बनाया गया। तो ये सब प्रयोग उस समय होता था। अभी भी चाहे तो सरकार वैसे प्रयोग कर सकती है, एकदम हंटर वाले किसी अफसर को ला के बैठा दे कि वो हंटर चला के और रिजल्ट दे। तो पाठक जी हंटर चला रहे थे। हाँ, तो पाठक जी हंटर चला रहे थे, सबकी आंख के किरकिरी बने हुए थे। अब चले गए तो सब लोग चैन की सांस ले रहे हैं। तो बिहार की जैसी जनता है वैसे ही सरकार है। जनता भी नहीं चाहती कि सुधार हो, वैसे ही राम राज रहे, जय जय सिया राम करते रहें, और वही हो रहा है। तो बिल्कुल बिहार में तो अक्सर ये सब देखने को मिलता ही है। लेकिन अब देखिए, सियासत पर चर्चा भी हमने की, जिसमें 2 राज्यसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो गया है। देखना है कि आगे क्या कुछ इस पर निकल कर आता है, उम्मीदवार कौन बनते हैं, किसके नाम पर मुहर लगती है। बने रहिएगा हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।